हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल पावर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वोल्टेज रेगुलेशन एट लैगिंग पावर फैक्टर, है ना। तो हमने देखा था वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन जो है उसके हमने डिफरेंट कंडीशंस देखी थी, है ना। तो उसमें क्या था कि लोड स्पेसिफिकेशन बहुत ज़रूरी है ना। किसी भी ट्रांसफार्मर का अगर अपन को वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है ना, तो उसके लिए जो है वो लोड स्पेसिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है कि लोड किस टाइप का है ना। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वोल्टेज रेगुलेशन एट लैगिंग पावर फैक्टर। मतलब लोड जो है हमारा वो कैसा होगा, इंडक्टिव लोड होगा, है ना। तो हमारा पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग होगा, ठीक है। तो लैगिंग पावर फैक्टर पे हम देखेंगे, है ना। तो लैगिंग पावर फैक्टर पे जो I2 है वो कैसा लेते थे अपन, I2 एंगल -φ2, ठीक है। जो फेस डिफरेंस है वो नेगेटिव रहता था, जो फेस है वो नेगेटिव रहेगा I2 का, ठीक है। मतलब करंट जो है वो लैग कर रही होगी, है ना। तो इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में I2 cos φ2 माइनस G sin φ2 लिखते थे अपन, है ना। ठीक है। तो हम वोल्टेज रेगुलेशन एट लैगिंग पावर फैक्टर देखेंगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, एट लैगिंग पावर फैक्टर के लिए क्या लिखेंगे, एट लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। लैगिंग पावर फैक्टर ही क्या क्या रहेगा, V2 जो है वो कैसा रहेगा, V2 एंगल ϕ0 रहेगा, ठीक है। रेफरेंस लेते हैं अपन V2 को, ठीक है। I2 कैसा रहेगा लैगिंग के लिए, I2 जो है वो रहेगा नेगेटिव, ठीक है। और जो अपना इम्पीडेंस रहेगा Z इक्विवेलेंट इम्पीडेंस वो रहेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी साइड प्लस J XC2 इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, ठीक है। तो ये हमारी लैगिंग पावर फैक्टर के लिए रहेगा। वोल्टेज डिफरेंस में अपन लेते हैं तो एंगल 0 लेते हैं, और लैगिंग के लिए करंट जो है अपन को देखना क्या है, लैगिंग है पावर फैक्टर, लीडिंग है या यूनिटी है, ठीक। तो लैगिंग अगर है तो ये एंगल कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक। तो ये कॉमन रहता है तीनों में। अकेला जो I2 जो है उसका एंगल बस चेंज होता है, लैगिंग के लिए नेगेटिव है, लीडिंग होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, और यूनिटी होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला जानते हैं कि E2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, V2 प्लस I2 ZE2, ठीक है। ये हमने निकाला था, है ना, बाय द KVL, ठीक है। V1 अपॉन ए जो है उसको अपन E2 के इक्वल्स लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि ये क्या है, V1 अपॉन ए क्या है, V2 की इक्वल, है ना। सेकेंडरी साइड अपन रेफर किया तो V2 की इक्वल मतलब E2 की इक्वल रख सकते हैं अपन इसको, है ना। ये क्या रहेगा, E2 की इक्वल रखा जाएगा, क्योंकि देखो क्या है, V1 अपॉन ए इज इक्वल टू V2 प्लस I2 ZE2, ठीक है। तो इंड्यूस्ड जो होगा E2 उसके अपन इसको इक्वल लिख सकते हैं V1 अपॉन ए को। तो अपन यहाँ पे क्या लिखे, E2 इज इक्वल टू V2 प्लस I2 ZE2, ठीक है। इसमें हमें V2 की वैल्यू पता है, I2 ZE2 की वैल्यू पता है, तो ये वैल्यू हम पुट अप करेंगे, ठीक है। सो E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2, ठीक है। एंगल कितना है 0 डिग्री, प्लस I2 कितना है, देखो I2 एंगल -φ2 है, ठीक है। और ZE2 क्या है हमारे पास, RE2 प्लस JXC2, ठीक है। तो इसको अपन क्या करेंगे, अब रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखेंगे। सो E2 इज इक्वल्स टू अपन क्या लिख देंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, V2 प्लस एंगल 0 है तो J 0 लिख देंगे, प्लस I2 और माइनस एंगल ϕ2, इसको हम क्या लिखते थे, अगर इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में ले जाएं तो ये होता है cos φ2 माइनस J sin φ2, ठीक है। और इनटू में क्या है अपने पास, RE2 प्लस JXC2, ये अपने पास ऑलरेडी, ठीक है। ये होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मैथमेटिकली जैसे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन वैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। V2 ये 0 है तो उसको लिखने में कोई फ़ायदा नहीं, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटू अगर कर दें तो I2 cos φ2 माइनस क्या होगा, JI2 sin φ2, ठीक है। और इनटू में क्या है, RE2, इसके इनटू में है ना, RE2 प्लस JXC2, ठीक है। इसका भी अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, E2 इज इक्वल्स टू V2 प्लस RE2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो I2 RE2 cos φ2, ठीक है, माइनस इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, J इंटू I2 RE2 sin φ2 प्लस इसका मल्टीप्लाई होगा, है ना। इसका जब मल्टीप्लाई होगा इसमें तो ये क्या आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा I2 J I2
XC2 क्या हो जाएगा, cos phi 2, cos phi 2, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जे इंटू जे कितना हो जाएगा, जे स्क्वायर, और क्या हो जाएगा I2 XC2, और क्या हो जाएगा साइन phi 2, इतना अपने पास है, ठीक है। अपन इसमें सब में से क्या है, आई स्क्वायर जो I2 है वो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। जो I2 है वो कॉमन भी ले सकते हैं, और यहाँ से अगर कॉमन नहीं लेना है तो उसको अपन ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बाद में हमें सबके साथ मल्टीप्लाई में रखना ही पड़ेगा। तो E2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V2 प्लस I2 RE2 cos phi 2। अपन क्या करेंगे, जे वाले जितने भी टर्म हैं उनको साथ लिख लेंगे, और विदाउट जे के जो उनके साथ इमेजिनरी टर्म मतलब अपन अलग करेंगे, जिनके साथ जे है वो क्या है इमेजिनरी टर्म, और ये रियल टर्म कहलाएंगे जिनके साथ जे नहीं, तो उनको अपन अलग लिखेंगे, है ना। तो इसके साथ नहीं है, ये जे स्क्वायर है ना, तो जे स्क्वायर है, तो इसको अपन क्या लिख सकते, माइनस जे की जगह अपन क्या लिखते हैं -1, है ना। तो जे स्क्वायर की जगह अपन -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पे बचेगा कितना, I2 XC2 साइन phi 2, ठीक है। फिर क्या बचा अपने पास, माइनस जे I2 RE2 साइन phi 2, ठीक है, और प्लस कितना बचा, जे I2 XC2 cos phi 2, कितना बचा अपने पास, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, जे कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, ताकि अपना पूरा इमेजिनरी टर्म एक अलग हो जाएगा और रियल टर्म एक अलग हो जाएगा। तो E2 इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, V2 प्लस I2 RE2 cos phi 2 प्लस I2 XC2 साइन phi 2 माइनस, यहाँ से अगर माइनस जे प्लस जे अपन कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अपन को क्या लिखना पड़ेगा, पहले आगे इसको ले लेते हैं, पीछे इसको लिख देंगे, है ना। अपने प्लस जे कॉमन लिया है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या बचा, I2 XC2 cos phi 2, ठीक है, और माइनस क्या बचा, I2 RE2 साइन phi 2, I2 RE2 साइन phi 2, ये निकला अपना इतना, ठीक है, इतना निकला है। अगर अपन इसका मोड निकालते हैं इसका, ठीक है, तो क्योंकि देखो ये क्या, एक रियल टर्म है एक इमेजिनरी टर्म, ठीक है, तो इसका हम मोड निकालेंगे अब, तो क्या होगा कि मोड E2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये फंक्शन अपने पास क्या है, ये पूरा टोटल कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक A प्लस ये क्या है IV, ये फंक्शन हो जाएगा B, ये हो जाएगा I मान लेंगे इमेजिनरी टर्म में, ठीक है। तो A प्लस IB है, इसका मोड निकालते तो क्या हो जाता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब A की वैल्यू क्या है V, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V2 प्लस I2 RE2 और क्या है cos phi 2 प्लस I2 XC2 साइन phi 2, ठीक है। इसका यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या आता है इमेजिनरी टर्म वाला, उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इमेजिनरी टर्म क्या है अपने पास, ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I2 XC2 cos phi 2 माइनस कितना है I2 RE2 साइन phi 2, I2 RE2 साइन phi 2, इतना है अपने पास, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, ये हमारा निकल गया मॉड इसका, ठीक है। तो ये E2 की लिए अपन ने इतना निकाल लिया, ठीक है। अपन क्या निकालेंगे, अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे, ये तो अपना इतना आ गया, ठीक है, इसको सॉल्व करने पे इतना है, ठीक है। अपन क्या चाहिए, वोल्टेज रेगुलेशन जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए कहते हैं अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन निकालना पड़ता है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन एट लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज, ठीक है, रेगुलेशन एट लैगिंग पावर फैक्टर जब अपन निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेट निकालने के लिए क्या होता है, ये जो इमेजिनरी टर्म है ना, ये जो इमेजिनरी टर्म जो होता है बी वाला,
तो ये जो टर्म था हमारा, ठीक है, ये यहाँ से जो इमेजिनरी टर्म था, ठीक है, यहाँ पे अपन ने मॉड निकाला ये। तो इस इमेजिनरी टर्म को अपन वाले को अपन क्या मानते हैं, इसको अपन क्या होता है कि सिंस द टर्म I2 XE2 cos phi 2 माइनस I2 RE2 sin phi 2 इज़ वेरी स्मॉल होता है, ये बहुत छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम कंपेयर करें इसके साथ, ठीक है। तो ये वाला टर्म क्या होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब इसको जीरो मान लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, I2 XE2 cos phi 2 माइनस I2 RE2 साइन फाई 2 इज इक्वल टू अपन जीरो मान लेंगे, ठीक है। इसको अपन नेग्लेक्ट कर देंगे, जीरो के इक्वल मान लेंगे, ठीक है। तो जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी E2 की, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ E2 की वो क्या हो जाएगी, E2 अप्रोक्सीमेट, ठीक है, V2 प्लस I2 RE2 ये बचेगी हमारे पास, ठीक है, I2 RE2 cos phi 2 प्लस I2 XE2 साइन फाई 2, ठीक है। ये हमारा E2 की जो है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल आएगी अपने पास, ठीक है। E2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपने पास आ गई। अब अप्रोक्सीमेट पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे अपन लैगिंग पावर फैक्टर पे, ठीक है। तो वो क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन होता है E2 माइनस V2 अपॉन V2, ठीक है, इंड्यूस्ड वोल्टेज माइनस ये क्या हो गया, माइनस सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये अपना ये बचा क्या, E2 इज इक्वल्स टू बचा V2 प्लस I2 RE2 cos phi 2 प्लस I2 XE2 sin phi 2, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या निकला, अब वोल्टेज रेगुलेशन, अप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन जब निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, E2 माइनस V2 अपन V2 कर देते हैं, ठीक है। तो अपने पास E2 की वैल्यू क्या थी, क्या थी, ये है V2 प्लस I2 RE2 cos phi 2 प्लस I2 XE2 sin phi 2 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे V2 करना है माइनस, है ना, तो माइनस V2 अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन में भी क्या करना है V2। तो यहाँ से हमें क्या बचेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचा क्या, I2 RE2 cos phi 2 प्लस I2 XE2 sin phi 2 अपॉन क्या बचा V2। तो ये हमारा क्या निकलेगा, वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक, ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन एट लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। तो जब हम वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करना पड़ता है लैगिंग पावर फैक्टर की, अगर कोई वैल्यू दी है, ठीक है, V2 वैल्यू दी है अपने पास, I2 की वैल्यू है, R2 की वैल्यू, cos phi 2 की वैल्यू, तो यहाँ पे अपन सारी वैल्यू पुट करके वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो निकाल सकते हैं, अप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन एट लैगिंग पावर फैक्टर पे, ठीक है। लैगिंग पावर फैक्टर पर अगर वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करना है तो हमें ये फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है वोल्टेज रेगुलेशन एट लैगिंग पावर फैक्टर पे, ठीक है। अगर लीडिंग पावर फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे केवल क्या हो जाता है, माइनस आ जाता है, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ठीक है, उसका पूरा ऐसे ही अपन डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि वोल्टेज रेगुलेशन कैसे निकालते हैं लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा अप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन एट लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। अब इसका फेजर डायग्राम और देख लेते हैं, फेजर डायग्राम कैसे बनता है। तो कुछ इस तरीके से इसका फेजर डायग्राम बनता है, ठीक है। अपने पास वैल्यू क्या निकली थी, ये हमारी वैल्यू थी V1 अपॉन इज इक्वल टू V2 प्लस I2 ZE2। और जो V1 अपॉन है वो क्या होता है, उसको अपन क्या करते हैं, रेफर कर लेते हैं। जब अपन क्या कहते हैं, अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट जो अपन ने बनाया था, सेकेंडरी रेफर किया था, रेफर टू सेकेंडरी साइड, है ना। तो जो V1 अपॉन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, E2 की इक्वल हो जाएगा, ठीक है, E2 की इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको E2 इज इक्वल टू मान लेते हैं, E2 इज इक्वल टू V1 अपॉन इज इक्वल टू I2 ZE2 प्लस V2, ये अपने पास था, ठीक है, बाय KCL अपन ने जब KVL लगाया था, सॉरी KCL लगाया था जब अपन ने, ठीक है। तो अपन ने इसको सॉल्व किया था यहाँ पे KVL लगा के, तो अपने पास ये आया था। इसका फेजर डायग्राम अपन बनाए, अगर लैगिंग पावर फैक्टर क्या होगा, देखो रेफरेंस फेजर अपन ने क्या लिया था, रेफरेंस लिया था अपन ने V2 इज इक्वल टू V2 एंगल 0 डिग्री, ठीक है। तो रेफरेंस क्या है अपना V2। करंट कैसा था, लैगिंग पावर फैक्टर, तो करंट क्या कर रहा होगा, लैग कर रहा होगा कुछ एंगल पे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, करंट यहाँ पे इतनी पे लैग कर रहा है, ठीक है, तो इसी के पहले जस्ट पहले यहाँ पे अपन बना लेंगे I2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो I2 होगा वो क्या होगा, R2 के केस में, ठीक है। मतलब कि क्या है, रेजिस्टेंस जब होगा तो क्या होगा, ये फेज में होगा, तो I2 जिस फेज में है तो रेजिस्टेंस के साथ भी उसी फेज में रहेगा करंट, ठीक है, वोल्टेज के साथ उसी फेज में रहेगा रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा R2।
बट जब रिएक्टेंस आ गया तो अपन जानते हैं रिएक्टेंस के केस में क्या हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा I2 एक्स रिएक्टेंस के केस में 90 डिग्री हो जाए तो I2 X2 लिख दिए अपन। अब अगर यहाँ से और यहाँ से इन दोनों का अगर मिला दें अपन तो क्या बन जाएगा I2 Z2, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा R2 प्लस X2 जैसे ही होगा तो क्या आ जाएगा अपने पास इम्पीडेंस आ जाएगा टोटल, है ना। तो अपन यहाँ से ये 90 डिग्री सॉरी जिस रेजिस्टेंस के केस में करंट जो है वोल्टेज के साथ फेज में रहेगा, ठीक है। तो ये फेज में रहा और रिएक्टेंस के केस में 90 डिग्री हो गया, ठीक है। इन दोनों को अपन ने मिलाया तो हमें क्या हो गया इम्पीडेंस मिल गया I2 Z2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ZE2 ही लिखेंगे, है ना, क्योंकि ZE2 रहेगा इक्विवेलेंट रहता है। यहाँ पे RE2 कहलाएगा, ये XE2 कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं सारे इक्विवेलेंट लेते हैं, क्योंकि अपन ने क्या किया था सेकेंडरी साइड रेफर किया था इसको, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे I2 RE2 I2 XE2 और I2 ZE2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है फेजर डायग्राम ऑफ लैगिंग पावर फैक्टर पे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं इसको, ठीक है। वोल्टेज रेवोल्यूशन है क्या, अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वोल्टेज रेवोल्यूशन एट लीडिंग पावर फैक्टर पे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।